वैसे तो ये कहानी फोर्स्ड लव पर बेस्ड है, लेकिन इस कहानी के एंडिंग के दो थ्योरीज हो सकते थे। पर्सनली मुझे तो एंडिंग कुछ खास नहीं लगी। दैट्स वाई मैं आप लोगों पर छोड़ रही हूँ कि इस कहानी की कौन सी थ्योरी ज़्यादा बेटर थी एंडिंग के लिए। आप लोग बताना ज़रूर। कहानी के स्टार्टिंग में फीमेल लीड याओ कार रेसिंग कर रही होती है और वो जीत जाती है, लेकिन जिस बंदे से वो जीती थी वो याओ से बहुत ही जेलस होने लगता है, ये सोच करके कि वो एक लड़की से कैसे हार सकता है। दैट्स वाई वो याओ को दोबारा गेम खेलने के लिए बोलता है। याओ इस चीज़ के लिए मना कर देती है। वो कहता है कि ये मेरा एरिया है, यहाँ मेरा रोल चलता है। मैंने कहा कि तुम्हें मुझसे दोबारा रेसिंग करनी है, मतलब करनी पड़ेगी। लेकिन उसे याओ की असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। दैट्स वाई वो उससे लड़ने की कोशिश करता है। याओ यहाँ पर उसकी पिटाई लगा देती है। वो बहुत ही पावरफुल थी, उसे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब वो लड़का सोचता है कि याओ तो गई, उसने मुझसे पंगा लिया है। दूसरी तरफ हमें इस कहानी के मेन लीड तियान को दिखाया जाता है, जो कि याओ का हस्बैंड था। खबर मिलते ही वो तुरंत रेसिंग कोर्ट में पहुंच जाता है। तियान को सारे ही पहचानते थे कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है। याओ उसे हस्बैंड कह के गले से लगा लेती है। जब उन लोगों को यहाँ पता चलता है कि याओ तियान की वाइफ है, तो फिर वो लोग साइड में खिसक लेते हैं। तियान यहाँ पर उस लड़के को मेडिकल कंपनसेशन देता है और कहता है दोबारा मेरी बीवी को परेशान किया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से लौट जाते हैं। याओ तियान को उसका ये मेस क्लीन करने के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन तियान को याओ की आइडेंटिटी पता नहीं थी। वो वही डॉक्टर जो थी जिसके साथ तियान पिछले कुछ महीनों से कोऑपरेट कर रहा था। घर जाकर के याओ ऑनलाइन बिजनेस को संभाल रही थी। दोनों कंपनीज मिल करके एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है याओ को ये मैसेज आता है। असल में वो 6 वीक प्रेग्नेंट थी। जैसे ही उसे ये मैसेज आता है वो शॉक हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ तियान को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिमी का कॉल आता है कि वो वापस आ चुकी है। अब आप तो समझ ही रहे होंगे कि कहानी किस तरफ जा रही है। याओ भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके और तियान की शादी को 3 साल हो चुके थे। यहाँ पर तियान कंपनी से घर आता है और वो दोनों बिल्कुल एक नॉर्मल कपल की तरह रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। बाहर दुनिया वालों को देखने से तो यही लगता था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने अब तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। बस ये उनका अरेंज मैरिज था और अरेंज मैरिज कैजुअली चल रहा था, जैसे कि सारे नॉर्मल कपल का होता है। उस रात तियान नींद में अपनी फर्स्ट लव जिमिंग का नाम ले रहा था। याओ को एज यूजुअली नींद नहीं आ रही थी, और जब वो तियान को अपनी फर्स्ट लव जिमिंग के नाम लेते हुए सुनती है तो उसका गुस्सा बिल्कुल हाई हो जाता है। इनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। स्टिल तियान यहाँ पर अपनी फर्स्ट लव को भूल नहीं पा रहा था। वो उसे बिना कुछ बोले अपनी दोस्त से मिलने के लिए चली जाती है। अपनी दोस्त को ये सारी बातें बताती है। उसकी दोस्त पूछती है तो याओ क्या सोच रही है। याओ कहती है कि वो तियान से डाइवोर्स लेने का प्लान कर रही है। भले ही वो तियान को कितना भी एडमायर करती हो, उसे पसंद करने की वजह से उसने तियान से शादी किया हो, लेकिन जब तियान अपनी फर्स्ट लव जिमिंग को नहीं भूल पा रहा है, शादी के 3 साल बाद भी वो उसी को याद करते रहता है, तो इस रिश्ते को ख़त्म कर देने में ही मेरी भी भलाई होगी। उसकी फ्रेंड यहाँ पे याओ को सपोर्ट करती है। वो जो भी करेगी वो उसके साथ है। इधर तियान के बारे में वो सोच रही थी कि वो फर्स्ट डेट पर जब दोनों ब्लाइंड डेट पर मिलने वाले थे तो क्यों तियान ने याओ का 5 घंटे इंतज़ार किया था। याओ बहुत ही फ्री गर्ल थी। बहुत सारे लड़कों के साथ उसके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने के नाम आते थे और वो मेल मॉडल्स मोस्टली क्लब्स में बुक करते रहा करती थी, लेकिन स्टिल तियान यहाँ पर याओ से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस पॉइंट पर याओ को पता नहीं था कि तियान ने उससे शादी करने के लिए क्यों हाँ कहा, लेकिन अब उसे समझ में आता है कि शायद वो अपने फर्स्ट लव को प्रोटेक्ट करना चाहता होगा। इसी वजह से उसने उसे शादी करने के लिए हाँ कही होगी। जब ये बात यहाँ पर याओ को इस बात का एहसास दिलाती है कि उसका तो तियान के लाइफ में कोई जगह ही नहीं है, तो वो उसे डाइवोर्स के लिए तैयार हो जाती है। आफ्टर दैट वो अपने घर पहुंचती है। उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं थी।
उसकी स्टेप मदर उसकी बहन याओ का मजाक उड़ाने लगती है। याओ कहती है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तियान अब ज़्यादा दिनों के लिए तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने वाला है क्योंकि मैं तियान से डाइवोर्स ले रही हूँ और जब मैं उससे अलग हो जाऊँगी तो ऑब्वियसली वो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट तो नहीं करेगा। उसकी बहन काफ़ी मन ही मन खुश होने लगती है ये सोचते हुए क्योंकि वो भी तियान को पसंद करती थी। तो अगर याओ यहाँ पर उससे अलग हो जा रहा है तो हो जा रही है तो इससे अच्छा उसके लिए क्या ही हो सकता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसके फादर यहाँ पर याओ को पनिशमेंट देने लगते हैं उसकी बदतमीजी के लिए। फिर भी यहाँ पर याओ जो है वो सारे पनिशमेंट झेल लेती है और अपनी मॉम की वो अंतिम निशानी वो डायरी मांगती है। उसके डैड इतने बदमाश थे उसके मॉम के गुजरने के बाद सिर्फ उन्होंने दूसरी शादी ही नहीं की बल्कि उसकी मॉम की सारी प्रॉपर्टी भी संभालने के नाम पे ले ली और अब उनकी कंपनी उसके नाम पर चलती है। याओ को इन सारी चीज़ों से बहुत ही चिढ़न होती थी। दैट्स वाई अब वो अपने फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रखती थी। याओ चुपचाप अपनी डायरी लेके चली जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं, तियान घर नहीं जाता है, ना ही याओ उससे पूछती है। उसके फ्रेंड्स उसे कह रहे थे कि भाई तुझे पता है कि तेरी बीवी शादी से पहले कैसे हुआ करती थी, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे घर ना जाने पर वो वापस से क्लब में घूमने निकल जाए। लेकिन तियान का कहना था कि नहीं वह ऐसा नहीं करेगी। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर जिमिंग आती है। जिमिंग के पीछे तियान की नज़र याओ पर पड़ती है। वो उसे छोड़ करके याओ के पीछे जाने लगता है। याओ अपनी दोस्त के साथ उस वीआईपी एरिया में बैठ करके एंजॉय कर रही थी। काफ़ी सारे मेल मॉडल्स उसके आसपास थे जिनके साथ वो लोग मस्ती कर रहे थे। याओ ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अब उसके फर्स्ट लव के आने के बाद जब तियान यहाँ पर जिमिंग के साथ इतना ज़्यादा मसरूफ़ है तो फिर उसका तियान के लाइफ में रहने का अब कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे भी उसने डिसाइड किया था कि वो कभी किसी से प्यार नहीं करेगी। ये प्यार मोहब्बत बहुत ही बेकार चीज़ है, वो लोगों को बंधनों में बांध देता है और वो तियान के साथ किसी प्यार मोहब्बत में नहीं फंसना चाहती थी। चाहे वो उसे जितना भी पसंद करे वो ईजिली उसे जाने देने के लिए तैयार थी। दैट्स वाई वो अब मस्ती कर रही थी। लेकिन तभी तियान यहाँ पर आता है और याओ को क्लब से उठा के लेकर के जाता है। याओ उसे जाने देने के लिए कह रही थी, उसके दोस्त भी उसे देखते रह जाते। घर जाकर के तियान याओ को किस करता है और कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। याओ कहती है क्योंकि वो तियान से बोर हो चुकी है। उसके आसपास इतने यंग हैंडसम लड़के हैं और वो तो उसमें इंटरेस्टेड भी हैं, तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाह रही है। तभी तियान की नज़र याओ के बॉडी पर लगे चोट के बारे में पड़ती है तो वो उससे पूछने लगता है। याओ झूठ कह देती है कि ये कोई पीटने के निशान नहीं है, ये तो उनके रोमांस के निशान हैं। तियान उसे समझाता है कि वो बकवास नहीं करे और अपना ख्याल रखे। याओ फिलहाल तियान से डाइवोर्स की बात नहीं कहती है और इस बात को यहीं टाल दिया जाता है। अगले दिन याओ एक पार्टी में गए हुए थी जहाँ पर कि वो तियान के साथ एज पार्टनर जाने वाली थी। जब वो वहाँ पर जाती है तभी कुछ लड़के उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करते हैं। तियान यहाँ पर बीच में आ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिमिंग भी आती है। याओ उसे देख करके पहले ही इग्नोर करके जाने का कोशिश कर रही थी लेकिन तियान उसे अपने पास रख लेता है। जिमिंग एक लड़के को लेके आई थी और वो तियान को इंसिस्ट करती है कि वो उसे भी जिमिंग की तरह ही अपनी कंपनी में जॉब पर रख ले। तब जाकर के याओ को पता चलता है कि जिमिंग तियान की ही कंपनी में काम कर रही है। ये बात तो तियान उसे बताना भी ज़रूरी नहीं समझता था। याओ फिर भी इन चीज़ों को इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो उससे डाइवोर्स लेने के लिए तैयार थी। तियान याओ को वहाँ से लेके जाता है और वो खाली कमरे में उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर जिमिंग आ जाती है। तियान उसे घूरते हुए देखता है तो वो फिलहाल वहाँ से चली जाती है। याओ सोचती है कि तियान जिमिंग को जेलस फील कराने के लिए उसे ह्यूमिलिएट कर रहा है तो वो उसे थप्पड़ मार के आगे बढ़ जाती है। रास्ते में जिमिंग उससे मिलती है। वो कहती है तुम कभी भी तियान के दिल में जगह नहीं बना पाओगी। पहला प्यार वैसे भी लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अब मैं वापस आ गई हूँ। तुम तियान से डाइवोर्स ले लो क्योंकि तुम वैसे भी उसके लायक नहीं हो। ये कह के वो याओ के सर पर वाइन की बोतल फोड़ देती है। याओ वहाँ पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग कमरे में देखते हैं जहाँ पर कि जिमिंग तियान से झूठ बोल रही थी कि वो थोड़ी ड्रंक थी और उसे याओ के साथ देख कर उसे काफ़ी जेलस हो रहा था। तियान उस पर गुस्सा करता है कि याओ उसकी वाइफ है और जिमिंग को उसे हर्ट करने का कोई हक नहीं है। जिमिंग तियान से कहती है कि मेरा तुम पर एहसान है, क्या तुम इस बार सिर्फ मुझे इस बात को
को जाने नहीं दे सकते हो, तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। तियान इस बात को मान जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था उसका ये एक डिसीजन उसे याओ से कितना दूर करने वाला है। लिटरली मुझे हीरोइन के डिसीजंस पर आगे चल के बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आ रहा था। आई होप आपको भी आएगा ही। याओ को हो जाता है। तियान यहाँ पर कहने लगता है कि इस मैटर को जाने दो, जिमिंग ड्रंक थी, वो तुमसे माफ़ी मांग रही है। याओ से कहती है, ओह मतलब वो ड्रंक थी तो वो किसी का मर्डर भी कर दी अगर उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। अगर तुम इतनी ही फिक्र है तो तुम इसके बदले इतने सारे ड्रिंक करोगे। उसे पता था कि तियान को अल्कोहल से एलर्जी है। वो बस देखना चाह रही थी कि वो जिमिंग के लिए ऐसा करने वाला है या नहीं। और तियान यहाँ पर जिमिंग की वजह से मजबूर था। जिमिंग उससे रिक्वेस्ट कर रही थी तो तियान यहाँ पर ड्रिंक करने लगता है। यह और सोचती है कि तियान जिमिंग से इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए अल्कोहल भी ड्रिंक करने के लिए तैयार है। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कह रही है वो कोई संत महात्मा नहीं है और वह जिमिंग को माफ़ नहीं करने वाली है। जो पेन उसने उसे दिया है वही पेन उसे झेलना पड़ेगा। वो उठती है, वाइन का बोतल लेकर के वो जिमिंग के सर पर फोड़ देती है। तियान से कहती है, अगर तुम्हें इतनी ही पसंद है ना तो मैं तुम्हें इसे वापस देने के लिए तैयार हूँ। सीन कट होता है, हमें जिमिंग को दूसरे कमरे में दिखाया जाता है। उसे हो जाता है, वो अपने सामने तियान को देखती है। तियान को कहती है, मुझे पता था कि तुम मेरा अब भी बहुत केयर करते हो, देखो तुम मेरे साथ हो। तियान कहता है, मैं इसलिए साथ हूँ क्योंकि मेरी वाइफ ने तुम्हें हर्ट किया है और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए तो तुम सोचना भी मत, क्योंकि तुमने ही ये सब कुछ शुरू किया था। जिमिंग कहती है कि तुम्हें याओ से प्यार हो गया है। तियान कहता है, ये मैटर तुम्हारे कंसर्न का नहीं है, हमारा ब्रेकअप बहुत पहले ही हो चुका है। आई होप तुम मेरी लाइफ अब डिस्टर्ब नहीं करोगे। दूसरी तरफ हम लोग याओ को देखते हैं। उनके मेल मॉडल्स वो सिर्फ मेल मॉडल्स नहीं थे, उसकी कंपनी के काम में वो लोग हेल्प भी किया करते थे। याओ डॉक्टर जू बनकर के तियान के कंपनी के साथ जो काम कर रही थी वो उसे आगे कंटिन्यू करने का डिसाइड करती है। तो वो उन्हीं के साथ बैठ करके वही सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रही थी। तभी कुछ औरतें आ जाती हैं जो कि मेल मॉडल्स को बुक किया करती थी और वो लोग याओ से पंगे लेने की कोशिश करती हैं। याओ को वैसे ही बहुत गुस्सा था। क्लब का ऑनर जो कि तियान का दोस्त था ये चीज़ देखता है तो वो तियान को कॉल कर देता है। तियान जल्दी ही यहाँ पर याओ से मिलने के लिए पहुँचता है। वो याओ से कहता है वो उसकी बीवी है तो फिर वो मेल मॉडल्स क्यों बुक कर रही है। तियान से वो कहती है, जब तुम अपने फर्स्ट लव के साथ 24/7 रह सकते हो, कंपनी में रह सकते हो, तो मैं कुछ मेल मॉडल्स क्यों बुक नहीं कर सकती। तियान याओ को दोबारा वहाँ से उठा के लेकर के जाता है। वो याओ को चीज़ें एक्सप्लेन करने के बजाय, उसे अपना प्यार दिखाने के बजाय, जिमिंग से डिस्टेंस रखने के बजाय उससे ज़बरदस्ती प्यार करने की कोशिश करता था। उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने से याओ उसके साथ रहेगी। वो कमरे में जाकर के उसे किस करने ही लगता है कि तभी यहाँ पे उसे जिमिंग का कॉल आता है। वो उसे कह रही है कि उसे लगता है कि शायद कोई उसे फॉलो कर रहा है और वो उसे आ करके यहाँ पर सेव करे। याओ जैसे ही जिमिंग का कॉल सुनती है उसे बहुत गुस्सा आता है। ड्रॉअर में उसने पहले से ही डाइवोर्स के पेपर तैयार करके रखे हुए थे और अब वो इस बात को जाने नहीं देने वाले थे। तो वो वहाँ पर उठती है और उसे वो डाइवोर्स पेपर देते हुए कहती है, आओ इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे भी तुम्हारी फर्स्ट लव वो वापस आ गई है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही मैटर करती है और मुझे भी अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था रिश्ता करते समय कि मैं तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ। आगे प्यार हो गए नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो जब अब मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी फर्स्ट लव भी वापस आ चुकी है, तो इस बात को यही ख़त्म करते हैं। जिमिंग तो ये बात सुनकर के मन ही मन बहुत ही खुश हो रही थी कि वो दोनों अलग होने वाले हैं। तियान यहाँ पर याओ को चीज़ें एक्सप्लेन करने के बजाय उसे डाइवोर्स देने से मना कर देता है। वो डिसीजन अपना उस पर थोप रहा था कि वो याओ को डाइवोर्स नहीं देने वाला है। वो अपना दिमाग ठंडा कर ले, फिर वो इस बारे में बात करेगा। याओ को वो कमरे में बंद कर देता है। याओ को बहुत गुस्सा आता है। वो तियान से कह रही है कि मैं तुम्हारी कोई रखी हुई कैमरे नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम मुझे नहीं रोक सकते। तियान वहाँ से बाहर जाता है, तभी उसे कंपनी में कुछ इमरजेंसी आ जाती है और उसे अर्जेंटली वहाँ से निकलना पड़ता है। वो जाने से पहले घर के हेल्पर्स को बोल करके गया था कि मेरी इजाज़त के बगैर याओ को यहाँ से कहीं नहीं जाने देना है। अब याओ गुस्से में आकर के पूरे विला में ही आग लगा देती है और वहाँ से निकल जाती है। उस समय तियान अपने बिजनेस मीटिंग में था।
जैसे उसे ये बात पता चलता है उसे याओ की काफ़ी फिक्र होने लगती है और वो उसे ढूंढने के लिए निकलता है। तो फाइनली वो उसे दूसरे सिटी में जाकर के मिलती है। ग्रैंडफादर ने याओ को बुलाया था और याओ ग्रैंडफादर को बहुत ही ज़्यादा मानती थी। इसी वजह से यहाँ पर उसने ग्रैंडफादर का बात मान करके उससे मिलने के लिए वो तैयार हो गई थी। तियान याओ से मिलता है तो वो दोनों ही ग्रैंडफादर से मिलने के लिए निकलते हैं। अगले सीन में याओ फैमिली से मिलने के लिए जाती है। ग्रैंडफादर याओ से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे। वहाँ पर तियान की कज़न सिस्टर भी आई हुई थी जो कि याओ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। घर के अंदर वो लोग जाते हैं। ग्रैंडफादर तियान से कुछ बात करने के लिए उसे बुला के लेके जाते हैं। बाकी सारे लोग घर में अंदर थे। याओ बाहर पॉन्ड के पास अकेली थी। तभी तियान की सिस्टर आती है और वो याओ का इंसल्ट करते हुए कहती है अगर उस टाइम जिमिंग और तियान का ब्रेकअप नहीं हुआ होता और ग्रैंडफादर ने फोर्स नहीं किया होता तियान को शादी करने के लिए तो वो तुमसे कभी शादी नहीं करती। तुम्हें तो अपनी औकात पता ही है। हमसे गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो, वैसे भी तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हें तो कोई संस्कार ही नहीं है। बेहतर होगा मेरे भाई का तुम पीछा छोड़ दो। या यहाँ पर हंसने लगती और कहती है बहन मैं तुम्हारे भाई के साथ रहूँ या ना रहूँ ये हमारा डिसीजन है, तुम्हारा डिसीजन नहीं है। तो तुम्हें ज्ञान देने का हक यहाँ पर किसी ने नहीं दिया। उसकी बहन कहती है जिमिंग वापस आ गई और अब तियान तुम्हें छोड़ करके जिमिंग के पास ही चल जाएगा। याओ हंसने लगती है। गुस्से में आकर के उसकी बहन याओ को उसी पॉन्ड में धक्का दे देती है और यहाँ पे फिर चिल्लाने लगती है याओ पानी में गिर गई है, उसे बचाने के लिए आओ। वो उसे सेव भी नहीं कर रही थी। तभी वहाँ पर सारे घर वाले आवाज़ सुन करके आते हैं। तियान उस पॉन्ड में जंप कर जाता है याओ को सेव करने के लिए। जल्दी जल्दी उसे पानी से निकाला जाता है, कमरे में अंदर लेकर के जाया जाता है। थोड़ी देर बाद पानी में भीगने की वजह से याओ को फीवर हो गया था। वो अपने बेबी के बारे में थोड़ी फिक्रमंद थी, इसी वजह से कोई दवा वगैरह भी वो नहीं लेती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर के जाने के बाद तियान यहाँ पर आता है। वो याओ से कहता है डाइवोर्स की बातों को हम भूल ही जाते हैं। वो कहती है ग्रैंडफादर तुम्हें फोर्स कर रहे हैं डाइवोर्स नहीं देने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ना तो तुम मुझसे प्यार करते हो ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी ऑलरेडी फर्स्ट लव वापस आ चुकी है तो आखिरकार तुम उसे क्यों चूज़ नहीं कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा वक्त तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो। इस रिश्ते में रह करके एक दूसरे को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। ना तो तुम्हारी फैमिली ना ही तुम्हारे फ्रेंड्स कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, तो फिर इस रिश्ते को क्यों खींचना है। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए क्यों हाँ किया था, जस्ट ज़मीन को सेव करने के लिए। इसी वजह से तुमने उस दिन ब्लाइंड डेट पर 5 घंटे मेरा इंतज़ार किया था, ना कि इसलिए कि तुम मुझे पसंद करते हो। बेहतर होगा कि हम इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन तियान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो यान को समझाने का कोशिश करता है और गलती से यान बेड से नीचे गिर जाती है। उसके पेट में तेज़ दर्द होने लगता है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। याओ नहीं चाहती थी कि तियान को उसके बेबी के बारे में पता चले। उसके ऑफिस से कॉल आता है, वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। वो डॉक्टर से इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कहती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब तियान वापस आता है तो डॉक्टर से झूठ बोल देते हैं। याओ बिल्कुल ठीक है। याओ फिलहाल अपनी बेबी के बारे में किसी को नहीं बताना चाह रही थी। अगले मॉर्निंग वो लोग वापस से खाने के टेबल पर मिलते हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं जो उसकी बहन थी उसे अभी अपनी गलती का एहसास नहीं था। उसके फैमिली वाले भी उसकी हरकत को बचकाना बोल करके उसे इस बात को रफा दफा करने के लिए कह रहे थे, लेकिन याओ इतनी आसानी से उसे माफ़ करने वालों में से नहीं थी। वो उसे बाल से पकड़ करके खींच करके बाहर ले करके जाती है और उसे उसी पॉन्ड में धक्का दे देती है, ये कहते हुए तुमने मुझसे पंगा ले करके बहुत बड़ी गलती की। तुमने मुझे कल पॉन्ड में धक्का दिया था और अब बात बराबरी की हुई। यहाँ पर जो तियान था वो याओ का सपोर्ट करता है और कहता है मेरी बीवी की मर्जी, चाहे वो जो भी करे। तुम इसे प्रोवोक करोगी तो ऑब्वियसली वो तुम्हें पलट करके जवाब तो देगी। तो मुझसे ये उम्मीद तो मत ही करना कि मैं तुम्हें सेव करने वाला हूँ। दोबारा अगर ऐसा हुआ तो इस घर में घुसने नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को। इसके बाद याओ अपने कमरे में जाती है। फ्रेशन अप वगैरह वो हो रही थी, वो अपने कपड़े लेना भूल गई थी। वो चेक करती है तियान आसपास है या नहीं। तियान यहाँ पर याओ के लिए उसका नाइट ड्रेस लेकर के आया हुआ था। मतलब एक तरफ जहाँ याओ जिमिंग की वजह से तियान से डाइवोर्स लेने का प्लान कर रही है, वहीं बीच बीच में इनका ये रोमांस बेकार में ही ऑफ स्क्रीन ऑफ सीन ऑफ बीट फील करा रहा था।
बिकॉज़ जहाँ तियान कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है जिमिंग के रिगार्डिंग याओ को, हर वक्त उसे प्रोटेक्ट भी करते रहता है, वहीं दूसरी तरफ याओ उसे डाइवोर्स लेने का कह करके उसके साथ हर बार रोमांस करने लग जाती है। इधर दूसरी तरफ तियान वही डॉक्टर जो के साथ उस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगा हुआ था। जब वो कमरे में दोबारा आता है तो याओ गहरे नींद में सो रही थी। वो उसे प्यार से देख रहा था। वो उसे कहता है कि वो कभी भी याओ को डाइवोर्स नहीं देगा। अगली मॉर्निंग याओ उसे हग किए हुई थी और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो तियान को क्यों हग कर रही है। वो उसी पर गुस्सा करने लगती है कि जब वो सो रही थी तब उसे उसके पास नहीं आना चाहिए था। याओ उठ करके वॉशरूम में जाती है, देखती है उसके बॉडी पर बहुत सारे लबट के निशान हैं। वो तो गुस्सा ही करने लगती है। बाहर भी घर वाले याओ की फिक्र कर रहे थे कि उसे किसी चीज़ की एलर्जी हुई है क्या। याओ जल्दी से उन बाइट माँ को छुपा लेती है और कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तियान अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था। याओ भी वहाँ से अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। एक ज्वेलरी शॉप पर वो लोग जाते हैं, तभी वहाँ पर जिमिंग तियान के सिस्टर के साथ आ जाती है। यहाँ पर आती है ऑब्वियसली उसके सिस्टर यहाँ पर उसका इंसल्ट करने लगती है और बोलने लगती है कि याओ की कोई औकात नहीं है तियान के साथ रहने की। यह हंसते हुए कहती है बहन एक ही बात कितनी बार बोलोगी, तुम्हें ऑलरेडी पनिशमेंट दिला चुका है और यही बकवास करते रहोगे तो शायद तियान के घर से भी तुम्हें निकाल दिया जाए। फिलहाल तो यह यहाँ पर तियान के पैसे से बहुत सारी ज्वेलरी बाई करके उन्हें जलस फील कराते वहाँ से भेज देती है, लेकिन जिमिंग ने उसके माइंड में ये बात डाल दिया था कि वो एंगेजमेंट रिंग बाई करने के लिए आई हुई है, वो भी तियान के कहने पर। या वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करती है। तियान याओ को लेने के लिए भी जा ही रहा था, तभी जिमिंग की तरफ से भेजी हुई कुछ उनकी चमचियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। वो याओ और उसके फ्रेंड को परेशान करने लगती है। याओ यहाँ पर नीचे गिर जाती है। वो अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी। तब तक तियान यहाँ पर आता है और वो याओ को सेव करता है। जिन लड़कियों ने याओ को परेशान किया था वो उन्हें पनिशमेंट भी देता है। स्टिल वो याओ के सामने इस बात का जिक्र नहीं करता है कि वो इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगा, वो लड़कियाँ कौन हैं और वो क्यों ही याओ को परेशान कर रहे हैं। वो याओ को सेव करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। बस इतनी सी चीज़ से याओ वापस से पिघल जाती है। घर जाने के बाद वो उसके हाथ पर फर्स्ट एड लगा रहा था। याओ उसे दवा लगाने के लिए अप्लाई करने के लिए अलाउ भी कर देती है। तभी वहाँ पर तियान को वापस से जिमी का कॉल आता है। वो कुछ न कुछ बहाना करके उसे हमेशा ही अपने पास बुलाने के बहाने ढूंढते रहती थी। यहाँ पर जो तियान था उसे उस टाइम का सीसीटीवी फुटेज मिलता है जहाँ पर कि उसकी कज़न सिस्टर जिमी के साथ मिल करके याओ को परेशान करने के लिए उन चमचियों को ऑर्डर दे रही होती है। तियान को इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। याओ को वो इस बारे में नहीं बोलता है। जब वो उसका वापस से केयर करने के लिए जाता है तो याओ उसे मना कर देती है, कहती है उसे उसकी झूठे केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही में उन दोनों की इस बात पर लड़ाई भी हो जाती है कि वह ज़मीन के लिए रिंग क्यों बाई कर रहा है। तियान को तो इस बारे में कुछ आइडिया भी नहीं था। जो कुछ भी हुआ था वो यहाँ पर उससे झूठ ही तो बोला गया था। अब इस पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि जब उससे झूठ बोला गया था तो तियान कन्फ्यूजन में था। उसे याओ को भी मनाना था और वो ज़मीन को बुला करके उसे सिर्फ डांट लगाता है। साथ ही में अपनी बहन को भी बुलाता है और उसे पनिशमेंट देता है। कहता है तुम दोनों की हरकतें बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रही हैं, लास्ट वार्निंग है। याओ मेरी बॉटम लाइन है, अगर उसे किसी ने परेशान किया तो उसके लिए सही नहीं होगा। ज़मीन कहती है कि याओ से उसे प्यार हो गया है। तियान कहता है तुम्हें उस बात से क्या मतलब है, याओ मेरी बीवी है और मैं हर वक्त उसे प्रोटेक्ट करूँगा। इस बात को बस तुम समझ जाना। बेहतर होगा कि अब दोबारा मुझे परेशान मत करना, वरना जो तुम जॉब कर रही हो ना उससे भी हाथ धो बैठोगी। ज़मीन तो कहीं ना कहीं शोर होने लगी थी कि तियान और जाओ का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा पहले के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये सब कुछ होने के बाद तियान घर जाता है। या हॉल में ही सोफे पर सो रही थी तो वो उसे उठा करके कमरे में लेकर के जाता है। ये सब कुछ करने के बजाय ये ढक्कन इंसान यहाँ को चीज़ें क्लियर क्यों नहीं कर देता है कि आखिरकार वह ज़मीन के लिए ये सारी चीज़ें कर क्यों रहा है। अगली सुबह जिमिंग जगती है तो तियान अपने सेक्रेटरी से याओ को मनाने के लिए उसे सॉरी बोल रहा था, उसे क्लेरिफाई करा रहा था कि उसने जिमिंग के लिए कोई रिंग नहीं खरीदा है। ये सब कुछ उसकी बहन ने किया था और उसने उसे पनिशमेंट भी दे दिया है।
साथ ही में तियान ने याओ के लिए ये रूबी का ब्रेसलेट खरीदा था जो कि वो उसे गिफ्ट करता है। तो याओ इस चीज़ के लिए उसे माफ़ कर देती है। आफ्टर दैट तियान अपने काम में लग जाता है। उससे बिजनेस ट्रिप पर एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाना था। उस समय जिमिन का बर्थडे था। वो तियान को अपने साथ चलने के लिए कहती है। तियान को तो याद भी नहीं था कि आज जिमिन का बर्थडे है और वो लोग इस तरीके से निकल जाते हैं उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए। जिमिन को तो लग रहा था कि आज उसका बर्थडे है, दैट्स वाई तियान उसके लिए बर्थडे सरप्राइज़ प्लान करने के लिए ऐसा कर रहा है। बल्कि तियान तो उस बिजनेसमैन से अपना बिजनेस डील कंफर्म करने के लिए सोच रहा था। यहाँ पर जिमिंग में बैठी हुई थी। वो कहती है तुम बिजनेस डील करने के लिए आए हो? तो वो कहता है और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा मैं भला यहाँ पर क्यों आऊँगा। उसी पार्टी में याओ भी आई हुई थी क्योंकि वो भी उन्हीं के ग्रुप का हिस्सा थी। यहाँ आते ही जिमिंग की जो चमचिया थी वो कहने लगती आ गई है, बड़ी बेशरम है, इसका हस्बैंड इसे प्यार नहीं करता है फिर भी ये हर जगह मुँह उठा करके आ जाती है। याओ इन बातों को इग्नोर करके अंदर पार्टी में जाती है। तियान को नहीं पता था कि याओ यहाँ पर आने वाली है। जिमिंग तो सब जगह यही बात फैला रही थी कि तियान ने असल में उसके लिए बर्थडे पार्टी यहाँ पर अरेंज की है। याओ इन चीज़ों को इग्नोर करती है। तियान उस बिजनेसमैन से जाता है बात करने के लिए। जिमिंग उसके पीछे पीछे चली जाती है। उस बिजनेसमैन को लगता है कि जिमिंग उसकी वाइफ है। ये सुनते ही यहाँ उठ करके वहाँ से चली जाती है। जहाँ तियान यहाँ पर उस बिजनेसमैन को एक्सप्लेन करने वाला था लेकिन जो जिमिंग थी वो तो उसे एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं देती है। दूसरी तरफ जब तियान नोटिस करता है याओ यहाँ पे नहीं है तो वो उसे ढूंढने के लिए निकलता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है लगता है कि याओ को लग रहा है कि तुमने जिमिंग के लिए सच में बर्थडे पार्टी अरेंज की है। इधर जिमिंग याओ के पीछे जाती है। वह कहती है अगर तुम प्रेग्नेंट हो भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तियान तुम्हें कभी भी ये बेबी बॉर्न नहीं करने देगा। तुम्हें पता है मैं भी तियान की तरह ऑर्फिन ही हूँ और तियान भी एक ऑर्फिन है। जब वो बॉर्न हुआ था तब वो खो गया था। उसके बाद से कई साल उसने बाहर गुजारे हैं। उसके घर में तियान की कुछ खास इज्जत नहीं है। कंपनी वाले भी उसे कुछ खास मानते नहीं हैं बॉस की तरह। दैट्स वाई यहाँ पर वो इतनी सारी मुश्किलों से लड़ रहा है और सिर्फ मैं ही हूँ जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो तुम अपनी औकात समझो ना और यहाँ से चले क्यों नहीं जाती हो। तुम तियान के साथ रहना डिज़र्व नहीं करती हो। यान उसकी बातों को अगेन इग्नोर करके वहाँ से जाती है। तभी जो जिमिंग की चमचियाँ थी वो लोग उसे परेशान करने के लिए आ जाती हैं। या उसे कहती है अगर एक दिन के लिए भी मैं यहाँ पर तियान से शादीशुदा हूँ तो मैं उसकी रियल वाइफ हूँ और उस जो जिमिंग है वो हमेशा ही एक मिस्ट्रेस रहेगी। तो तुम लोग अपनी मिस्ट्रेस दोस्त को ही संभालते रहो। मुझसे पंगा लोगी तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। वो लोग यहाँ पर जिमिंग के लिए या उसे लड़ने का कोशिश करती है या उसे सबक सिखाती है और तभी वहाँ पर तियान भी आ जाता है। जो लड़कियाँ यहाँ पर याओ को परेशान कर रही थी उन्हें यहाँ पर वो सबक सिखाता है और याओ को वहाँ से लेकर के जाता है। जिमिंग इतना ज़्यादा क्लोजनेस तियान और याओ का देख करके बहुत ही वो जेलस फील करने लगी थी। लेकिन जब यहाँ पे याओ को पता चलता है कि तियान ने जिमिंग के लिए बर्थडे पार्टी थ्रो की है तो वो गुस्सा होकर के वहाँ से जाने लगती है। तियान उसे समझाने के लिए जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन याओ का सीधा कहना था कि जब वो उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार है, शांति से उसकी ज़िंदगी से जाने के लिए तैयार है तो आखिरकार वो उसके पीछे क्यों पड़ा है। ना तो वो उससे प्यार करता है और ना ही इस रिश्ते को रखने का कोई मतलब है। तियान आगे बढ़ के बस याओ को किस कर लेता है। याओ यहाँ पर उसे कहती है तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तियान का पूछना था क्या वो जिमिंग से जेलस हो रही है। याओ कहती है मैं भला उससे क्यों जेलस होने जाऊँ, लेकिन हमारी पहले ही बात थी कि जब तक हम दोनों मैरिड हैं एक दूसरे को हम दोनों में से कोई चीज़ नहीं करेगा और तुम अपनी बात पलट रहे हो। तियान याओ को समझा बुझा करके वहाँ से लेकर के जाता है। रात में वह गलती से याओ को अपनी बेस्टी से बात करते हुए सुन लेता है। उसकी बेस्टी यहाँ पर कहती है बेहतर होगा कि तू ना छोड़ दे तियान से, और भी ज़्यादा अच्छे कई लड़के हैं जो कि तुझे मिल जाएंगे। याओ यहाँ पर किसी चाइनीज़ बंदे का किसी जापानीज़ बंदे का नाम ले रही थी। तियान ये सुन लेता है तो याओ से वो बंदा कौन है क्या करता है उसके बारे में जानने का कोशिश करता है जिस पर कि उसकी बीवी का क्रश है, लेकिन याओ उसे कुछ नहीं बताती है। बेचारा तियान अपने सेक्रेटरी को भी उसके बारे में सर्च करने के लिए बोलता है लेकिन उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल नहीं मिल पाता है। वह रात भर जगा हुआ था। याओ से कहती है क्या हुआ रात में नींद नहीं आई। तियान कहता है तुम सच में उस बंदे के लिए मुझे छोड़ने वाली हो। याओ कहती है क्यों, तुम्हें जेलस हो रहा है उस बंदे को लेकर के। वैसे अगर तुम मुझे ढंग से पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ कि आखिरकार वो बंदा कौन है और क्या करता है, लेकिन तियान की अकड़ भी कहाँ ही कम थी। वो याओ से इस बारे में नहीं पूछता है और याओ हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है।
जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था तब उसे अपने सेक्रेटरी के थ्रू उस लड़के के बारे में पता चलता है जो कि एक कार रेसर है और उसे पता था कि याओ को भी कार रेसिंग बहुत ज़्यादा ही पसंद है। अगले दिन याओ अपनी दोस्त के साथ बाहर जाती है तभी वो वापस से जिमिंग से मिलती है। जिमिंग यहाँ पर भी याओ को इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो कहती है उस दिन तुमने उस बड़े बिजनेसमैन के साथ तियान का बिजनेस खराब कर दिया और अब शेयर होल्डर तियान के ऊपर चढ़ बैठे। तुम्हें पता भी नहीं है कि वो कंपनी में कितना ज़्यादा प्रेशर झेल रहा है। यहाँ पर जिमिंग को फिलहाल कोई जवाब नहीं देती है। उसके जाने के बाद वो अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए बोलता है आखिरकार तियान के साथ कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। वो तियान का हेल्प करने का डिसाइड करती है लेकिन जिमिंग को जवाब देना वो ज़रूरी नहीं समझती। इधर जिमिंग तियान के करीब जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है लेकिन तियान उसे हर बार क्लियर कर दिया था कि याओ अब उसकी बीवी है तो वो उससे दूर रहे। ये कह के वो उसके पास से उठ करके चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ याओ अपनी दोस्त से बात कर रही थी अपने सेक्रेटरी से बात कर रही थी जो कि तियान के उस प्रोजेक्ट के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तभी तियान वहाँ पर आता है। वो थोड़ा ड्रंक था या उसे संभालने लगती है क्योंकि वो ड्रंक था तो उसे एलर्जी हो जाया करती थी। तो उसका केयर करते हुए उसे दवा लाने के लिए जाती है। जब उसे दवा देती है तभी तियान यहाँ पर याओ को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसे मना भी नहीं करती। लेकिन जब वो स्मेल करती है कि गर्ल्स का परफ्यूम उस पर स्मेल कर रहा है तो वो उस पर भड़कते हुए वहाँ से चली जाती है। तियान को याद आता है कि जिमिंग उसका सर दबाने के लिए उसके पास आई थी तब शायद उसके परफ्यूम की स्मेल तियान के कपड़ों पर रह गई हुई। वह गुस्से में उस जैकेट को खोल करके फेंक देता है लेकिन याओ को घंटा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है। अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ बैठ करके ड्रिंक कर रहा था। उसका दोस्त उसे समझाता है कि भाई तुझे तो दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा ना। तियान का तो ऑप्शन का बात ही नहीं है, याओ बेबी है मेरी यार। जिमिंग तो ऑप्शन में भी नहीं आती है, मैं उसे कभी चीट भी नहीं कर सकता। यहाँ पर वो यही कह के बस चुप रह जाता है। दूसरे दिन जो तियान की फैमिली थी वो याओ को बुलाती है। ग्रैंडफादर का बर्थडे था। तियान और याओ दोनों ही वहाँ पर जाते हैं। याओ के फादर उसके स्टेप सिस्टर भी यहाँ पर आए हुए थे। अब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो याओ यहाँ पर उसे देख करके बाहर जाने लगती है। उसके फादर उसकी बहन यहाँ पर आते हैं। वो लोग कहते हैं तुम्ही ने मना किया होगा ना तियान को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। याओ समझ जाती है कि उसने कैजुअली तियान को कहा था कि वो चाहती उसके डैड की कंपनी बैंक करप्ट हो जाए और तियान ने इन्वेस्टमेंट सच में निकाल लिया। वो कहती है मैं वैसे भी तियान से डाइवोर्स ले रही हूँ तो वो क्या करेगा ये उसका डिसीजन है। वो लोग कहते हैं तियान को वापस से प्रेशराइज करने के लिए कि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। या वो साफ तौर से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। उसकी बहन अपने डैड से कहती है डोंट वरी डैड, मैं ना कुछ जुगाड़ बिड़ाती हूँ। मैं तियान को पसंद करती हूँ और उसे मनाने का कोशिश करती हूँ कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे। खाने के टेबल पर जब सारे जाते हैं तभी वहाँ पे याओ की सिस्टर तियान को फूड वगैरह ऑफर करने का कोशिश करती है, उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करती है लेकिन तियान उसे भाव ही नहीं देता है। दोनों यहाँ पर कुछ देर तक बाहर बैठ करके एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। उसकी बहन यहाँ पर तियान से बात करने के लिए आती है लेकिन वो उसे क्लियर कर देता है कि वो शादीशुदा है। ये कह के वो याओ को वहाँ से घर लेकर के जाता है जो कि सो रही थी। तब वो प्यार से उसे किस करता है और उसे कमरे में लेकर के जाता है। अगले दिन याओ अपने दोस्त के साथ क्लब में बैठी हुई थी। कल के बारे में वो सब कुछ अपनी फ्रेंड को इन्फॉर्म कर रही थी। तियान क्लब के ओनर के साथ यहाँ आता है। याओ की बहन आके कहती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, वैसे भी याओ से तुम अलग हो रहे हो तो तुम मुझे क्यों नहीं चूज करते हो। इस बात पर वो साफ तौर से मना कर देता है और कहता है तुम तो दूर दूर तक याओ के कंपेयर में भी नहीं हो, मैं भला तुम्हें कैसे ही चूज कर सकता हूँ। चलो फुटो यहाँ से, मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं याओ से मैरिड हूँ, तुम मुझे परेशान तुम मत करना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये कहने के बाद वो याओ को ढूंढने के लिए जाता है। याओ अपनी दोस्त के साथ थी तो वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। याओ चुपचाप घर चली जाती है लेकिन उसकी फ्रेंड का उसे कॉल आता है। तियान और उसकी बहन की फ़ोटोज़ ट्रेंड कर रहे हैं ये कहते हुए कि असल में वो दोनों का अफेयर चल रहा है। अब याओ इस बात से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने लगती है। घर पहुंचती है, अपनी स्टेप मदर और अपनी बहन को सबक सिखाती है। ये दोनों तो मन ही मन सोच रहे थे कि इस बात से प्रेशराइज होकर के तो तियान उसकी बहन से शादी कर ही लेगा या तो फिर उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट डाल ही देगा।
याओ भड़कते हुए कहती है कि उसके और तियान का भी डाइवोर्स हुआ नहीं है और वो ऐसी हरकतें भला कैसे कर सकता है। वो अपनी बहन को थप्पड़ मारती है। तियान भी यहाँ पर याओ के सपोर्ट में आता है और उसकी बहन को वार्न करता है, जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों को क्लियरिफाई करो, वरना तुम्हारी कंपनी के लिए जितना बुरा वो सोच सकती है उससे ज़्यादा बुरा वो कर सकता है। ऐसा कह के वो याओ को वहाँ से लेकर के जाता है। उसके फादर यहाँ पर अपनी बेटी पर गुस्सा करने लगते हैं। तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर चीज़ों को हैंडल आउट कर लोगे, लेकिन तुम तो मेरे लिए और भी ज़्यादा मुसीबत क्रिएट कर रही हो। वहाँ से निकलने के बाद याओ अपनी मॉम के ग्रेव के पास जाती है। वो अपनी माँ को हमेशा ही मिस किया करती थी और जब भी उसका मन नहीं लगता था अपनी माँ के ग्रेव के पास आ जाया करती थी। यहाँ पर अचानक से धूप के बाद स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तियान यहाँ पर याओ की फिक्र करते हुए उसके पास आ जाता है और उसे वहाँ से लेके जाता है। दूसरे सीन में जिमिंग ने कुछ मेल मॉडल्स बुक किए थे जिनके साथ वो क्लब में मज़े कर रही थी। याओ की फ्रेंड वहाँ से गुजर रही थी और वो कोइंसिडेंटली ये चीज़ देख लेती है और उसकी पिक्चर क्लिक कर लेती है। उसके लिए तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ हो जा रहा था। यहाँ पर वो इन फ़ोटोज़ को लेकर के याओ के पास मिलने के लिए जाती है। उसे ये फ़ोटोज़ दिखा करके कहती है, देख बहन, तुझे ना बिल्कुल ट्रेंडिंग न्यूज़ हाथ लगा है, क्या करेगी तू। याओ कहती है, देख यार, ऐसे फ़ोटोज़ किसी भी लड़की के लिए बाहर आना कोई भी प्लीजिंग चीज़ तो होती नहीं है। इससे ज़मीन के कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। भले ही वो हम दोनों के रिश्ते को तोड़ने का कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि किसी लड़की की बदनामी हो। अब ये करना ज़मीन का डिसीजन है तो वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी अनटिल वो उसके हस्बैंड के साथ उसकी चीज़ों को ख़राब ना करे। लेकिन वो ये सारी हरकतें नहीं करने वाली है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। एक फ़ोटो गलती से वहाँ पर गिर जाता है और वो फ़ोटो लग जाता है हाथ याओ की बहन के। अब उनकी कंपनी बैंकरप्टी के कगार पर थी तो उसे बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ रहे थे। वो गुस्से में आकर के उन फ़ोटोज़ को उठा लेती है। अगली ही रात यहाँ पर याओ भी घर पे बैठी ही थी कि तभी तियान यहाँ पर आता है और वो याओ से सवाल जवाब करने लगता है क्योंकि जिमी का वो फ़ोटो ट्रेंड कर रहा था। अब याओ से कहती है, तुम्हें लिटरली लगता है कि मैं तुम्हारी फर्स्ट लव को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ करूँगी? भला ये करके मुझे क्या हासिल होने वाला है? मुझे तो खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अगर ऐसा होता कि मुझे तुम्हारे साथ रहना होता और तब मैं तुम्हारे फर्स्ट लव के लिए सब कुछ कर रही होती तो समझ में भी आता। अब जिमिंग ने असल में पहले ही जाकर के तियान को कंप्लेन कर दिया था। उन दोनों मेल मॉडल को पैसे दे दिए थे झूठ बोलने के लिए कि असल में उन लोगों ने जिमिंग के ही कहने पर, याओ के कहने पर जानबूझ करके जिमिंग को बहुत ज़्यादा ही ड्रंक किया था और ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे। तियान यहाँ पर आकर के जब याओ से सवाल करता है, याओ भड़क जाती है और कहती है, तुम तो हद ही कर रहे हो। अगर तुम्हें अपनी फर्स्ट लव पर इतना ही भरोसा, इतना ही प्यार है तो मेरा एक ही लाइन तो कहना है, मेरा पीछा छोड़ दो और तुम जा सकते हो आसानी से अपने फर्स्ट लव के पास। वैसे भी मैं इतनी बदनाम तो हूँ ही, थोड़ी और हो जाऊँगी कि तुम्हें और तुम्हारी फर्स्ट लव को अलग करने के लिए मैंने इससे कुछ किया तो मुझे इस बात से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तियान इस बात को वो अपने अस्तर से इन्वेस्टिगेट कर रहा था और यहाँ पर वो याओ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। मतलब तुम लोगों को नहीं लगता है कि तियान की यहाँ पर गलती है? और लिटरली जो ये हीरोइन का कैरेक्टर लिखा गया है वो बिल्कुल सस्ते नशे करके किसी चाइनीज़ राइटर ने लिखा होगा। ऑब्वियसली जब आप किसी बंदे के साथ डिवोर्स लेने का प्लान कर रहे हो तो उसके रोमांस के चक्कर में तो नहीं पड़ोगे। सेकंड गर्ल या सेकंड बॉय जब भी रिलेशनशिप में आई तब तो यहाँ पर भाई साहब कांड होना तो बनता है। स्टिल याओ हर बार तियान की हर गलती पर उसे माफ़ कर दे रही थी। इधर जिमिंग ने ड्रामा करके रखा था कि वो खुद की जान ले लेगी, उसकी काफ़ी बदनामी हो रही है। तियान उसे काम डाउन करके नीचे करने के लिए जाता है, उसे सेव करता है। जिमिंग उसे कहती है, मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे सेव करने के लिए तुम आओगे ही। तियान कहता है, देख बहन, अगर तुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना तो तू ना पागल खाने में अपना चेकअप करा ले। मैं इंसानियत के नाते तुझे बचाने के लिए आया हुआ हूँ। हमारा रिश्ता 3 साल पहले ही ख़त्म हो गया था जब मैंने याओ से शादी कर लिया था। तुम्हें ये बात सीधी तरीके से समझ में क्यों नहीं आ रही? अब मैं याओ का पति हूँ और मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। हमें पता चलता है कि असल में जिमिंग ने ही ये फ़ोटोज़ वायरल करवाए थे। जो याओ की बहन है उसने जिमिंग को कॉल किया था तो वो उससे अच्छे पैसे देते हुए फ़ोटोज़ वायरल करने के लिए बोलती है। वो याओ को बदनाम करने के लिए तियान की नज़र में ऐसा कर रही थी। इसी वजह से वो खुद ही मेल मॉडल्स को लेकर के गई भी थी उसके बारे में उसे बताने के लिए।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तियान और याओ कार से कहीं लौट रहे थे। तभी उसे वापस से जिमिंग का कॉल आता है और वो खुद को हर्ट करने की धमकी दे रही थी। तियान यहाँ पर याओ को कहता है, एक काम करो, तुम कार लेके चले जाओ, मैं इस ढक्कन को थोड़ा समझा करके आता हूँ। याओ उसे रोकती भी नहीं है। जिमी ये सब कुछ सिर्फ ड्रामे कर रही थी तियान को बुलाने के लिए, लेकिन आगे जो होने वाला था तियान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो याओ को छोड़ करके जिमी को प्रोटेक्ट करने के लिए निकलता है। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आगे चल के याओ की कार का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। उसका सेक्रेटरी और याओ दोनों ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। याओ अपनी अंतिम उम्मीद लेकर के तियान को कॉल करती है और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन उधर से फ़ोन जिमिंग उठाती है और वो उसे झूठ बोल देती है, तियान नहा रहा है तो उसे डिस्टर्ब मत करो, ये मेरा और तियान का अलोन टाइम है। याओ का दिल टूट जाता है और वो फ़ोन कट कर देती है। इधर दूसरी तरफ हम लोग तियान को देखते हैं, वो ज़मीन पर भड़कने लगता है कि उसे किसने कहा कि उसका फ़ोन बजा और वो फ़ोन उठा सकती है। उसे तो पता भी नहीं था जो कुछ भी हुआ है। इधर दूसरी तरफ याओ को हॉस्पिटल में होश आता है। तब तक तियान भी वहाँ पर पहुँचा था। इस बार याओ का बेबी नहीं बच पाता है। वह इन सब का जिम्मेदार तियान को ही ठहराती है। तियान यहाँ पर उसे कहता है, कोई बात नहीं, हम दोबारा बेबी कर लेंगे। याओ कहती है, तुम्हारे लिए ये चीज़ें कितनी आसान है। जब मैं एक्सीडेंट में थी, मैं मर रही थी, मैंने तुम्हें हेल्प के लिए कॉल किया, तब तुम अपनी फर्स्ट लव के साथ थे। मैं थक चुकी हुई झूठे रिश्ते से, मुझे तुमसे आज़ादी चाहिए और मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। इस पॉइंट पर भी तियान यहाँ पर यहाँ को घंटा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। उसे पता था अरे कहाँ ही जाने वाली है ये, और वो उसे एज यूजुअल डाइवोर्स के लिए मना कर देता है। तुम्हारा ना दिमाग खिसक गया है, होश में आओगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि डाइवोर्स लेना ज़रूरी नहीं है। मैंने तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला हूँ। ये कह के लिटरली वो वहाँ से चले जाता है। या झूठ मूठ कर रोना धोना करते रह जाती है और करो माफ़ हर गलती पर उसे। अगले दिन तियान याओ को हॉस्पिटल से घर लेकर के जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था याओ तियान के लिए अब बदल चुकी है। अगले कुछ दिनों तक वो उसे जिमिंग से रिलेटेड कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ उसे काम डाउन करने का कोशिश कर रहा था। लेकिन याओ ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो तियान से अब अलग हो रही है। जिमिंग की सकत की वजह से यहाँ पर जो तियान था वो जिमिंग को जॉब से निकाल देता है और उसे किसी दूसरी शहर में दूसरी कंपनी में उसे रिकमेंड कर देता है। हालांकि जिमिंग बहुत गुस्सा कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि तियान बॉस है और वो उसके ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती है। यही बंदा कुछ दिन पहले कर दिया होता तो शायद वो अपने बेबी को कभी खोता नहीं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, स्टोरी तो यही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो याओ थी वो वापस से अपनी मॉम के ग्रेव पर थी। वो बहुत ही सैड थी और वो कह रही थी कि ये दुनिया अब उसके लिए नहीं है। वो जल्दी ही अपनी माँ से मिलना चाहती है, वो उसे बहुत ही मिस करती है। तियान यहाँ पे याओ को अपनी माँ के साथ रोते हुए देखता है तो वो सोचता है कि शायद याओ को जाने देने का वक्त आ चुका है। वो यहाँ पर याओ के साथ रहना डिज़र्व नहीं करता है। रात में जब याओ सो रही थी तो वो उसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने के लिए जाता है और अगले दिन वह याओ से नहीं चाहते हुए भी अलग होने के लिए तैयार था। तो जैसे ही याओ जगती है तियान उसे कहता है कि वो उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार है। दोनों सिविल ब्यूरो जाते हैं, वहाँ पर डाइवोर्स के प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। याओ बहुत ही फ्री महसूस कर रही थी और वो बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी। फाइनली तियान से पीछा छूटने के बाद तियान यहाँ पर अपने दोस्त के क्लब में बैठ करके ड्रिंक कर रहा था। उसके दोस्त उसे समझाता है, देख भाई, अगर तू सच में याओ से प्यार करने लगा है तो फिर खुद को मत रोक, डाइवोर्स ही तो हुआ है। डाइवोर्स के बाद तू दोबारा उससे ही शादी कर सकता है। तुझे ना ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, बस तू जिस इंसान से प्यार करता है उसे अपनी ज़िंदगी से वापस मत जाने देना। पास में ही कुछ लोग थे जो लोग याओ की बुराई कर रहे थे कि अच्छा हुआ तियान ने उसे डाइवोर्स दे दिया, वो तो तियान के लायक ही नहीं थी। इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्से में जा कर के उन लोगों से फाइट करने लगता है और लड़ने लगता है। यहाँ पर तियान को भी थोड़ा बहुत हाथ वाथ में चोट लगा था। उन आदमियों को मेडिकल कंपनसेशन दे करके इस बात को रफा दफा किया जाता है। जेमिंग ये चीज़ देख रही थी कि वो याओ के लिए किस तरीके से लोगों से लड़ रहा है। वो समझ चुकी थी कहीं ना कहीं कि उससे अलग होने के बावजूद भी वो दोनों अलग नहीं हो पा रहे हैं। उसकी बेस्टी याओ को समझा रही थी कि अब जब वो तियान से अलग हो गई है तब उसे उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है।
या वो अपना सामान वामान पैक कर रही थी और वो तियान का घर अब छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी वहाँ पे ड्रंक कंडीशन में इंजर्ड तियान वहाँ पर पहुँचता है। या जब तियान को देखती है तो वो देखती है कि उसका हाथ थोड़ा ज़्यादा ही इंजर्ड है, तो वो उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए लेकर के जाती है। तियान डॉक्टर से झूठ बुलवा देता है कि तियान के हाथ जो है वो सिवियरली इंजर्ड है और वो अगले कुछ दिनों तक कोई भी घर के काम नहीं कर सकते हैं। तियान यहाँ पर इमोशनल ड्रामा करके याओ को अपने साथ ही रुकने के लिए बोलता है और उसका केयर करने के लिए बोलता है। एंड एज यूजुअल हमें तो सस्ते नशे के असर पता ही है। अपना बच्चा खोने के बाद, हस्बैंड को चीटिंग करते हुए पकड़ने के बाद भी याओ तियान के साथ रुक करके उसका केयर करने के लिए तैयार हो जाती है। तियान यहाँ पर याओ को बहाने करके अपने साथ रोक रहा था ताकि वो वापस से उनके बीच वो रोमांस जगा सके। मतलब ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपका बंदा किसी और बंदी के साथ इंक्लूड हो रहा है, फिर भी वो आपको घंटा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, सिर्फ सोचता है कि रोमांस करने से चीज़ें ठीक ही तो हो जाती है, और हो भी तो रही है ना। यहाँ पर याओ धीरे धीरे तियान के मस्त बॉडी के बारे में सोचने लगती है, बट फिर कभी उसे होश आता है तो वो सोचती है कि नहीं, वो तियान से अलग हो चुकी है और सिर्फ वो तियान के बारे में नहीं सोच सकती है, उसे अपना फ्यूचर, अपना करियर भी सोचना होगा। वैसे भी तियान एक चीटर है और उसने उसे तो धोखा ही दिया है। तियान यहाँ पर याओ को हक करके अपने पास ही सुलह लेता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि तियान के जो अंकल थे वो तियान को फोर्स कर रहे थे ज़बरदस्ती यहाँ पर किसी और प्रोजेक्ट्स वगैरह पर साइन करने के लिए, लेकिन अब वो उनके खिलाफ भी जाने लगा था। अब उसे किसी और का कोई गम, कोई डर नहीं था। इसी वजह से अब वो खुल के सबके सामने आ रहा था। लेकिन जेलस तो वो तब हो जाता है जब याओ को वो दूसरे लड़के के साथ बैठ करके काम करते हुए देखते हैं और जा करके उस बंदे की पिटाई लगा देता है। याओ फिलहाल उस बंदे को वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो तियान से कहती है वो उस बंदे से क्यों लड़ रहा है। पहली बात, हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, तो मैं किसी के साथ रहूँ या ना रहूँ उस बात से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, तुम अपनी फर्स्ट लव के साथ थे, मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं ना, तब मेरी पर्सनल लाइफ तुम इंटरफेयर मत करो। वो जान जाती है कि तियान के हाथ बिल्कुल ठीक हैं। जिस तरीके से उसने उस बंदी की पिटाई की थी, वो तियान पर गुस्सा करने लगता है। तियान उसे कहता है वो तो बस याओ को अपने साथ रखना चाह रहा था, इसी वजह से ये सारे ड्रामा कर रहा था। यह उस पर गुस्सा करते हुए कहती है आखिरकार वो उसे अपने साथ क्यों रखना चाह रहा था। इस बात पर ध्यान अब भी उसे नहीं कहता है कि उसे याओ से प्यार हो गया है। याओ गुस्से में उठ करके वहाँ से चली जाती है। उसका वही दोस्त बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था, उसके साथ चली जाती है। तियान उसे फॉलो करता है कि वो कहाँ जा रही है। वो याओ का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। याओ अपने दूसरे विला में चली जाती है रहने के लिए। उसका सेक्रेटरी उसे समझाता है कि बॉस ऐसे पीछे करने से बंदियां नहीं पड़ती हैं, जाकर के खुल के इजहार करिए अपनी बीवी से अपने प्यार का। यहीं दूसरी तरफ हम लोग याओ को देखते हैं। वो उस प्रोजेक्ट पर काफ़ी सीरियसली काम कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि तियान के लिए प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट हो और ये प्रोजेक्ट उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला था। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ स्मूथली जाता है अनटिल वन डे, एक दिन पहले जब याओ अपना प्रेजेंटेशन सबके सामने देने वाली थी अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में, जिमिंग वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके सेक्रेटरी को बातों में उलझा करके जो प्रोजेक्ट्स के फाइल थे वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। उस टाइम पर तियान का सेक्रेटरी इन बातों को नोटिस नहीं कर पाता है। फाइनली अगला दिन, जहाँ पर कि बहुत सारे रिपोर्टर्स और बिजनेसमैन आए हुए थे, तियान की कंपनी यहाँ पर उस प्रोजेक्ट को आई हुई थी प्रेजेंटेशन देने के लिए। याओ स्टेज पर जा करके जैसे ही उन चीज़ों का प्रेजेंटेशन देने का कोशिश करती है तो वो फाइल ही ओपन नहीं होता है। जिमिंग तो इस बात से बहुत खुश होने लगती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर जिमिंग को रोकती है और सारे लोगों को कहती है असल में इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। अरे जिमिंग, कहाँ जा रही हो? तुम तो इस प्लान की मेन हीरोइन हो ना, ज़रा स्टेज पर आना, मुझे ना तुम्हारे बारे में कुछ बताना है लोगों को। जिमिंग स्टेज पर जाती है और कहती है क्या हुआ? याओ कहती है अब भी अपनी गलती मानोगी या फिर मैं सबको सच बता दूं। जिमिंग अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी वहाँ पर याओ जो थी वो इस बात का प्रूफ दे देती है कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जिमिंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये बात सामने आते ही जिमिंग तियान से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि वह तियान से बहुत ही प्यार करती थी, इसी वजह से याओ को उससे अलग करने के लिए उसने ऐसा किया था। तियान यहाँ पर याओ की बहन को बुलाता है। उसके आते ही यहाँ पर वो चीज़ें क्लियर कर देती है। वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ बिल्कुल रियल है, उसमें याओ का कोई इंटरेक्शन नहीं है।
याओ ने उन बंदों को कुछ भी नहीं कहा था जिमिंग के साथ करने के लिए। इनफैक्ट जिमिंग ने उसे वो वीडियोज़ वायरल करने के लिए बोले थे। जैसे ही ये बातें सामने आती है जिमिंग का ये पोल भी खुल जाता है। याओ कहती है, मुझे लगा था कि तुम उल्लू हो, लेकिन इतने भी उल्लू हो ये नहीं पता था। मतलब तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तियान कहता, हाँ कभी कभी चीज़ों को क्लेरिफाई इस तरीके से भी करना ज़रूरी होता है। उसने यहाँ पर जिमिंग और याओ के सिस्टर के लिए पुलिस को बुला दिया था और उस पर बहुत सारे दफ़ा लगने वाले थे, जिसके बाद तो अच्छे लंबे समय के लिए जिमिंग जेल जाने वाली थी। जिमिंग तियान से माफ़ी मांगते उसे माफ़ करने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। जब वो पीछे मुड़ के याओ को देखता है तो याओ अपने सेक्रेटरी के साथ, जिसके साथ मिलकर के वो काम कर रही थी, उसके साथ तो वो यहाँ से खिसक ली थी। वो याओ को ढूंढने के लिए निकलता है। अगले कुछ दिनों तक वो याओ को फॉलो करता है और उसे दोबारा पटाने का, दोबारा रीमैरिज करने का कोशिश करता है, लेकिन याओ उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाली थी। तियान चाहे जितना भी उसके पीछे पड़ ले। मतलब कहानी की एंडिंग अब हो रही है, आप लोगों को तो पता ही है कि याओ ने तियान को ऑलरेडी माफ़ कर दिया और एंडिंग उनकी दोबारा रीमैरिज के साथ ही होती है। तो कहानी की दो थ्योरी यहाँ बनती है कि पहला, याओ ढक्कन गर्ल है और वो यूजुअली कैजुअली ऐसे ही तियान को माफ़ कर देती है। दूसरा, माफ़ तो याओ तियान को करती, लेकिन उसे कुछ लाइफ का वक्त देने के बाद, यानी कि कुछ साल के लिए वो उसे छोड़ करके चली जाती, ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि उसने रास्ते में क्या गलती किया है। और तीसरी थ्योरी ये बन सकती है कि याओ तियान को माफ़ ही ना करे, क्योंकि तियान की ही वजह से उसने अपना बच्चा खोया था। आपको इन तीनों थ्योरी के हिसाब से कौन सी एंडिंग ज़्यादा बेटर लगती है? कमेंट में अपने थॉट ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंडिंग में तियान वापस से याओ को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करता है या उसे हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ एंड कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।